गुड इवनिंग। आज हम लोग पी ब्लॉक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पिछले लेविस अम्ल और लेविस क्षार के बारे में बता दिया गया है। लुईस क्षार जो लुईस अम्ल है उनके बारे में बता दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं आगे का चैप्टर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा 12th के एग्जाम में लुईस अम्ल लुईस क्षार पूछे जाते हैं। ठीक है, अकीरीय युग्म प्रभाव पूछे जाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं से क्वेश्चंस आती हैं। तो ये सभी जो टॉपिक हैं याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक है आज का अकीरीय युग्म प्रभाव। क्या होता है कि वर्ग में जैसे हम लोग बोरोन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम जैसे जैसे नीचे आते हैं नाभिक का आकार जो है बढ़ते जाता है और नाभिक का आकार बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने से, नाभिक आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की खींचने की जो क्षमता होती है नाभिक के पास वो बढ़ जाता है। पी ब्लॉक के तत्वों में जब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता जो बढ़ जाती है, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की खींचने की जो क्षमता है बढ़ जाती है, तो N/2 याद होगा इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है क्या? N/2 Np1। तो ये जो NH2 इस कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है, NH2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं। मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेना चाहते हैं बंधन में, इलेक्ट्रॉन बंधन में, बॉन्ड फॉर्मेशन में, बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। जो किसी भी परमाणु का जो नाभिक का प्रभाव है कक्षकों में ये बढ़ने लगता है, इसको बोला जाता है जेड इफेक्टिव। और इसके वजह से जो N/2 के इलेक्ट्रॉन है ये अक्रिय हो जाता है। ये क्या हो जाता है? अक्रिय हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रभाव को हम लोग बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। इसके वजह से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकरण जो है वो घटता है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, संख्याएं जो हैं घटती है और बंध बनाने की, जैसे ऊपर में +1, ठीक है, ऊपर में क्या होता है +1 +3 और नीचे जाके यहाँ पे +1 शो करता है। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। ये बात याद रखना है अक्रिय युग्म प्रभाव के लिए। जब एग्जाम में आए तो लिखने के लिए आपको है ही पी ब्लॉक के समूह में नीचे जाने पर NH1 NH2 के जो इलेक्ट्रॉन है बंध निर्माण में भाग नहीं लेता है, क्योंकि डी कक्षक और F का जो है प्रभाव बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिससे नाभिक का प्रभाव बढ़ जाता है और इस प्रभाव को कहा जाता है अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, यहां तक काफी है। चलें नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको याद कर लेना है। देखिए इस बैच में हम लोग इस वर्ष इस बैच में थोड़ा स्लो और जो हमारा जो एग्जाम की पॉइंट्स ऑफ व्यू से चलेंगे। जब हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा तो हम लोग उसमें पूरे डिटेल्स में चेक करेंगे चैप्टर्स को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही अभी कवर करने की कोशिश किया जाएगा आपको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग। क्या होता है? जिन तत्वों में जो बंध होता है, जो कक्षक होते हैं खाली होते हैं, जैसे अगर बोरोन की एग्जांपल आपको याद होगा तो बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p1। क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से जो बाहरी कक्षक है आउटरमोस्ट जो है, यहां अगर देखा जाए तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये बंध में भाग लेने के लिए अब हम लोग को ऐसे बंध में ये भाग लेगा। ठीक, 3 बॉन्ड बनाएगा। ओके, फिर भी यहाँ पे एक जो कक्षक है, यहां पर एक कक्षक जो है खाली है, वैकेंट है। ये क्या है? कक्षक खाली है। अब ये खाली, जैसे
जिनके पास लोन पेयर होगा, जैसे ये लुईस अम्ल की तरह इसलिए तो व्यवहार करते हैं क्योंकि इनके पास कक्षक खाली होता है, इन्हें इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए, और इसीलिए क्या करते हैं, जैसे बोरोन ट्राई हैलाइड, हैलाइड का मतलब क्या होता है, हैलाइड का मतलब समझना है, BX3 बोरोन ट्राई हैलाइड, एक्स के जगह पर क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हैलोजन समूह कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को एक्स के जगह पर कहीं भी पूरे केमिस्ट्री में अगर एक्स आ रहा है वहां पे हैलाइड का प्रयोग होगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सभी के सभी वर्ग 17 के तत्व वहां पर आ ही जाए, वर्ग 17 के तत्व आ ही जाए, लेकिन एक्स का अर्थ वर्ग 17 के तत्व से ही होगा, इन्हें हैलोजन कहा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उपसह संयोजक बंध के जैसा ये कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट मतलब अपने लोन पेयर को देकर बंध जो निर्माण किया जाता है तत्वों के द्वारा, जो परमाणु होते हैं जो लोन पेयर अपना डोनेट करते हैं, किसी को प्रदान करते हैं, तो वहां पर कोऑर्डिनेट बंध का निर्माण होता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जाता है। एक चीज और दिखाई देता है इसमें रेजोनांस की क्रिया होती है। रेजोनांस समझ में आता है, अनुनाद होता है, रेजोनांस की क्रिया होती है, ठीक है। यहाँ पे रेजोनांस दिखाई देता है, यह इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कमी वाले, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उन तत्वों में अगर देखिए आप, अगर ये इलेक्ट्रॉन बंध बना भी लेता है तो बंध बनाने के बाद 1 2 3 टोटल 6 अष्टक पूरा हुआ, ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं ना, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्टेट जब पूरा नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, ठीक है, देखा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन देगा, अगर यहाँ पे बंध का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिंपल सी बात है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होगा, बात तो यही है ना, इलेक्ट्रॉन एक देगा और एक ग्रहण करेगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो और लोन पेयर दिया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद है ना सबको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, लोन पेयर दिया जाता है, लोन पेयर मतलब एकाकी युग्म, एकाकी युग्म वह युग्म इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन बंध में भाग नहीं लेता है, उसे क्या कहते हैं, एकाकी युग्म कहते हैं। और एकाकी युग्म जब देगा तो उसे लोन पेयर कहेंगे, और एक होगा लोन पेयर देने वाला और एक होगा जिसके पास खाली जगह, अरे खाली जगह रहेगा तभी तो दिया जाएगा, खाली जगह वाला एक्सेप्ट करने वाला, एक होगा ग्राहक होगा और एक होगा प्रदान करने वाला, एक क्या होगा, ग्रहण करने वाला, एक होगा ग्रहण करने वाला, ठीक है, और एक क्या होगा, प्रदान करने वाला मतलब देने वाला, डोनर होगा, देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है, यहां तक ओके है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक देने वाला होगा और एक ग्रहण करने वाला होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप इसको उतार लो, है ना, इसको उतार लेना है, सभी को कॉपी कर लेना है सबको, ठीक है। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी, आवर्त में 2 और 3 के तत्व, आवर्त 2 और 3, पीरियड 2 और 3 में ये हम लोग को दिखाई देता है पक्षबंध। अच्छा, देखते हैं कैसे होता है ये, ठीक है। देखिए होता क्या है कि एग्जाम्पल बैक बॉन्डिंग में होता कैसे कैसे, फ्लोरीन, यहाँ कौन है, फ्लोरीन है, आई ब्रोमीन का ट्राइहालाइड है, BF3 है, ये क्या है, BF3 है, ठीक, इसके स्ट्रक्चर बना लिए। यहाँ पे इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली जो है कक्षक है, यहां से ये अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट करेगा, इसको देगा। अब यहाँ पे इसके पास भी तो लोन पेयर है, इसके पास भी तो लोन पेयर है, तो बारी बारी से सभी दे सकते हैं, तो यहां पर जो बनता है वो बनता है अनुनाद, क्या होता है, अनुनाद की यहां पे बात होती है, रेजोनांस। देखिए अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, देखिए अगर थ्योरी से बात करें, यहां पे थ्योरी से बात करें, थ्योरी से तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 होता है, थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, लेकिन यहां पे पार्शियल जो आधा आधा करके जो बॉन्ड रेजोनांस में जा रहा है,
इसके वजह से प्रैक्टिकली जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना हो जाता है, बढ़ जाता है 1.33। डबल बंद पूरे रहते तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाता है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, पार्शियल है तो 1.33। इतना बात समझ में आ रहा है? इसको लिख लेना है कॉपी में। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आखिर बैक बॉन्डिंग होता है तो क्या क्या प्रभाव, बैक बॉन्डिंग से हम लोग को इफेक्ट क्या दिखता है, बैक बॉन्डिंग होने से क्या क्या इफेक्ट दिखता है, बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या दिखता है वो देख लेते हैं, है ना। बैक बॉन्डिंग में क्या क्या हम लोग को प्रभाव दिखता है। देखिए बैक बॉन्डिंग में जो प्रभाव दिखाई देता है, सबसे पहले बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल है। अच्छा एक चीज देखो, बी एफ एफ है, एफ है, ठीक। अगर डबल बॉन्ड भी रह जाए तो सिग्मा बॉन्ड की तो एक ही है, ठीक है। अच्छा इसके पास लोन पेयर है नहीं, एसएन कितना हो जाएगा, एसएन कितना होगा, एसएन कितना होगा बताया हुआ है क्लास में, एसएन कितना होगा इसका 3, एसएन कितना होगा 3। क्यों 3 होगा, एक सिग्मा बंद है, यहाँ पर एक सिग्मा है और लोन पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है 0। सिग्मा बंद, सॉरी सिग्मा बंद कितना है 3 सिग्मा बंद है और लोन पेयर कितना है 0, इसीलिए कितना हो जाएगा एसएन 3 होगा। एसएन कितना होगा 3, और एसएन 3 होता है तो संकरण कितना हो जाता है sp2, और sp2 संकरण होगा तो sp2 संकरण होगा तो क्या होगा, sp2 होगा तो 120 डिग्री का कोण बनेगा, sp2 संकरण होगा तो 120 डिग्री का कोण बनेगा, और 120 डिग्री का कोण बनेगा। यहां पर कोई लोन पेयर है क्या, बताओ जल्दी, लोन पेयर है क्या, लोन पेयर नहीं होता है, लोन पेयर नहीं होता है, इसमें लोन पेयर नहीं होता है, तो लोन पेयर नहीं है तो क्या बॉन्ड एंगल को प्रभावित करेगा, बॉन्ड एंगल को प्रभावित करेगा नहीं ना। अरे बॉन्ड एंगल को प्रभावित तो लोन पेयर करता है, बॉन्ड एंगल को प्रभावित लोन पेयर है ही नहीं तो प्रभावित कौन करेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल प्रभावित नहीं होगा। इसलिए बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल पहले भी 3 और बैक बॉन्डिंग के बाद भी सॉरी बैक बॉन्डिंग के बाद भी 120 और बैक बॉन्डिंग के पहले भी 120, इसीलिए बॉन्ड एंगल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संकरण, संकरण समान रहता है, संकरण पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संकरण कितना होगा sp2, संकरण कितना होगा sp2 होगा, ठीक। बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, पहले कितना बॉन्ड एंगल था अभी बताएं, पहले कितना बॉन्ड एंगल 1 था, पहले कितना बॉन्ड एंगल 1 था, ठीक है। अभी कितना बॉन्ड एंगल है, बढ़ चुका है, बॉन्ड एंगल क्या है, बढ़ चुका है। चलिए आइए देखते हैं बॉन्ड एंगल क्या है, बढ़ चुका है। बॉन्ड लेंथ, अच्छा बॉन्ड जो बॉन्ड ऑर्डर है, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बीएल क्या होता है, घटता है। बॉन्ड ऑर्डर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बीएल के। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड की लंबाई घटती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है 1 से 1.3 हो गया तो बीएल क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई घट जाएगा। आगे देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब कि बंध सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य क्या होता है, बढ़ जाता है, बंध सामर्थ्य क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे चले, आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसकी क्रियाशीलता, यहां पे हम लोग क्रियाशीलता देखते हैं। आखिर क्रियाशीलता मतलब अम्ल से कैसे अभिक्रिया करेगा, पानी से अभिक्रिया कैसे करेगा, जल से, वायु से, हैलाइड से अभिक्रिया कैसे दूसरे तत्वों के साथ या दूसरे कुछ यौगिकों के साथ ये वर्ग 13 के जो तत्व हैं अभिक्रिया करते हैं और क्या उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। इस पे बात करते हैं। यहां देखते हैं हम लोग वायु से अभिक्रिया, अगर एयर से देखा जाए, देखिए एयर की हम लोग जब बात करते हैं ना तो दिमाग में ये लेके चलना होता है कि मोस्टली हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो अभिक्रिया कराई जा रही है वो है हमारे पास ऑक्सीजन, क्या है
एयर की बात करते हैं तो दिमाग में क्या लेके चलते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके कैसा होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बनाएगा, इसकी बात करते हैं। चलिए ठीक है, एक चीज पहले बता चुका था कि बोरोन जो है इस वर्ग 13 में बोरोन जो है नॉन मेटल है, अधातु है। बोरोन क्या है? नॉन मेटल है, अधातु। अरे याद है, बताया तो था पिछले लेक्चर में कि बोरोन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, तो बोरोन और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है, अधातु के अम्लीय और धातु के क्षारीय। ठीक है, चाहे क्रिस्टलीय अवस्था में, क्रिस्टलीय मतलब क्या समझना है? क्रिस्टल भाई चैप्टर 1 ठोस, क्रिस्टलीय क्या होते हैं? ठोस। क्रिस्टलीय क्या होते हैं? ठोस। तो ठोस अवस्था में या बोरोन हो, क्या हो? या बोरोन हो या एल्यूमिनियम हो। क्रिस्टलीय अवस्था में जो बोरोन होगा या एल्यूमिनियम होगा, ठीक है, वो दोनों के दोनों अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कारण दोनों का अलग है। दोनों का कारण क्या है? अलग है। अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन दोनों अभिक्रिया नहीं करने का कारण अलग है। देखिए, बोरोन क्रिस्टलीय अवस्था में अभिक्रिया नहीं करेगा, एल्यूमिनियम क्यों नहीं करता है? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, और ये अभिक्रिया नहीं करता है। ये अभिक्रिया करेगा? नहीं करेगा। Al2O3 अभिक्रिया परत बना लेता है, इसके वजह से क्रिस्टलीय अवस्था में ना एल्यूमिनियम ना बोरोन अभिक्रिया करता है हवा से, ऑक्सीजन से, लेकिन बोरोन का ऑक्साइड बनता है किस अवस्था में? अक्रिस्टलीय, एमॉर्फस, एमॉर्फस, अक्रिस्टलीय अवस्था में। दोनों लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों के दोनों अक्रिस्टलीय अवस्था में क्या बनाते हैं? अक्रिस्टलीय अवस्था में ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय अवस्था में ऑक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम और गैलियम उभयधर्मी होता है। देखिए यहां से, ये कैसा है? अम्लीय है। ये कैसा है? अम्लीय है, एसिडिक है। किसका? बोरोन का ऑक्साइड एसिडिक है। एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या बढ़ता है, इसीलिए अधातु धातु, क्या धातु और अधातु कैसा है? ये धातु है, इसीलिए कैसा बनाएगा? क्षारीय। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ओके, अम्ल से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया? अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बोरोन अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। बोरोन अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। क्यों करता है? क्योंकि एल्यूमिनियम उभयधर्मी होता है। एल्यूमिनियम कैसा होता है? उभयधर्मी होता है, इसीलिए क्या करेगा? एल्यूमिनियम अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम उभयधर्मी होता है, इसीलिए क्या करेगा? एल्यूमिनियम अभिक्रिया करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम अभिक्रिया करेगा, एसिड से भी कर सकता है और बेस से भी करेगा। एसिड से भी करेगा और बेस से भी करेगा। एसिड मतलब अम्ल से भी करेगा ये, और ये क्षार से भी करेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम अम्ल से करके, यहां ध्यान देना है, एल्यूमिनियम गैस बनाता है। अगर कभी भी जो नाश्ता बाराती में मिलता है ना, वो डब्बा को कभी HCl वगैरह में डुबा दो। HCl मिलता है मार्केट में, भले ही वो तनु होता है, उसमें डुबाओ तो उससे गैस निकलना शुरू हो जाता है, उस डब्बे को टुकड़ा टुकड़ा करके।
वो H2 गैस होता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की पहचान पता है? उसके सामने आग लेके जाओ तो फट फट करके आवाज, पटाखे की जैसे आवाज आती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अगर एसिड में, HCl में एल्यूमिनियम के टुकड़े को डाला जाता है तो क्या निकलेगा? HCl गैस, और हाइड्रोजन गैस उससे निकलेगा, और वो, ठीक है। और यहाँ पे अम्ल के क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट स्लाइड है। हाइलोजन के साथ अभिक्रिया करता है। Ti, सिर्फ और सिर्फ Ti3 को छोड़कर सभी, मतलब इसको छोड़कर सभी के सभी यहां ट्राई हाइलाइट बनाते हैं। जैसे ट्राई हाइलाइट Ti3 बनता है, लेकिन इसको, इसके अलावा थैलियम, इसके अलावा सभी के सभी क्या बनेंगे? ट्राई हैलाइड बनाते हैं। ट्राई हैलाइड सभी के सभी क्या है? ट्राई हैलाइड बनाते हैं। जैसे BF3 AlCl3 क्या है? ट्राई हैलाइड है। ठीक है, GaCl3 गैलियम, तो सभी के सभी ट्राई हैलाइड बनाएंगे। यहां पे X कुछ भी लिया जा सकता है, X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं। जैसे BbR3 ये भी बनेगा। तो ग्रुप 13 के सभी बनाया जाएगा, सभी के द्वारा बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ थैलियम का आयोडीन के साथ बनेगा। इतना याद रखना है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। ठीक है, लेक्चर नंबर थर्ड का वेट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 कल आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहे, रिवीजन करते रहे, नोट्स बनाएं। थैंक यू।